नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ सबसे पहले शुरुआत देश दुनिया की खबरों के उस सफर को आपके सामने लाने का जो रफ्तार के साथ 1 मिनट में पूरा खाका रखेगी आपके सामने। 1 मिनट एक खबर। तो अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जिसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरे और निरीक्षण किया। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। करीब 2 घंटे तक निरीक्षण के दौरान उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तैयारियों का जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक और महिला पुलिस के साथ लगभग 500 सुरक्षा कर्मी विशेष ट्रेनिंग के बाद सफेद शर्ट, काली पैंट और काले कोट में ध्वजारोहण समारोह में तैनात होंगे। सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है ताकि कार्यक्रम के दौरान देश और दुनिया के विशिष्ट अतिथियों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। एसपी सुरक्षा बल रामाचारी दुबे ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार बैठक और निरीक्षण जारी है ताकि 25 नवंबर का आयोजन ऐतिहासिक और भव्य रूप से संपन्न हो। देश में बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज के हरियार स्थित 176वीं बटालियन कैंप पहुंचे, जहां जवानों के साथ उन्होंने बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ की 61वीं स्थापना दिवस पर हरिपार स्थित बटालियन कैंप में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद और सीमा सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने नक्सल प्रभावित इलाकों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश की पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करना है। अमित शाह ने बताया कि तिरुपति से पशुपति कॉरिडोर तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। बीएसएफ ने छत्तीसगढ़ में 127 माओवादियों को आत्मसमर्पण कराया, 73 को गिरफ्तार किया और 22 को मार गिराया। वहीं बीएसएफ ने अब तक 12,95,000 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ और 18,000 किलो ड्रग्स जब्त किए हैं। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम ने पूरी दुनिया को लेकर भारत का नजरिया बताया। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की प्रस्तुतियों से हुई, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया।
इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि भारत हजारों वर्षों से दुनिया को एक नया परिवार मानता आया है और असली समस्या संवाद की कमी है। यह सम्मेलन एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सीएम ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन, साइबर क्राइम और डेटा चोरी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए न्याय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका अहम है। वैश्विक आतंकवाद, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मुखर होकर यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने भारत की प्राचीन पद्धति का उदाहरण देते हुए पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देने की बात कही। सीएम योगी ने न्याय को मानवता की समस्या के समाधान का मार्ग बताया और कहा कि यह प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, स्वावलंबन और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का आधार बनना चाहिए। रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह से पहले भव्य कलश यात्रा संपन्न हुई, जिसमें 551 पीतांबर सज्जित मातृशक्तियां कलश लेकर रामपथ गईं। अयोध्या में 25 नवंबर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह से पहले भव्य कलश यात्रा संपन्न हुई। सरयू तट से निकली इस यात्रा में 551 पीतांबर सज्जित मातृशक्तियां पूर्ण श्रद्धा भाव से सिर पर कलश धारण किए हुए रामपथ की ओर बढ़ी। रामनगरी की पावन धरा पर आस्था का ऐसा संचार हुआ मानो पूरा अवध धाम निहाल हो उठा। 151 वैदिक छात्र भगवा ध्वज के साथ जय घोष करते हुए यात्रा में शामिल रहे। कलश यात्रा की यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र और उनकी पत्नी उषा मिश्र ने सरयू तट पर कलश पूजन की परंपरा निभाई। मातृ शक्तियों और धर्म प्रेमियों द्वारा सरयू जल से भरे कलशों को राम मंदिर की ओर बढ़ाया गया। यात्रा रामपथ, भक्तिपथ होते हुए रंगमहल बैरियर से यज्ञ स्थल तक संपन्न हुई और कलशों को यज्ञ मंडप में आदर पूर्वक रखा गया। यह कलश यात्रा भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों और पावन वातावरण का प्रतीक बन गई। इधर धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ का शिला पूजन हुआ। इस पवित्र कार्यक्रम में पूरे देश के कई बड़े संत और कथावाचक उपस्थित रहे। वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड का मुद्दा दोहराया। हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ का शिला पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरे देश के कई बड़े संत और कथावाचक पहुंचे हैं। इस दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि जिस देश में आजादी के बाद से ही वक्फ बोर्ड है, तो फिर यहाँ सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। इसके साथ ही देवकी नंदन ठाकुर ने तिलक और कलावा को सनातन संस्कृति का मूल प्रतीक बताते हुए कहा कि यदि किसी स्कूल में बच्चों को तिलक लगाने से रोका जाता है, तो अभिभावकों को स्कूल पहुंचकर संचालकों से जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिलक और कलावा पहनना हमारा फंडामेंटल राइट है। उन्होंने यह भी अपील की कि पेरेंट्स केवल बच्चों को सनातन का उपदेश ना दें, बल्कि उन्हें गर्व के साथ सनातनी भी बनाएं। बात गुजरात की, जहां गोधरा के एक घर में अग्निकांड ने परिवार की खुशियां उजाड़ दी और हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों ने दम तोड़ दिया।
गुजरात के गोधरा में गुरुवार की देर रात घर में लगी आग के धुएं से दम घुटकर एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के बड़े बेटे की आज सगाई होनी थी। रात को पूरी तैयारियां की गईं। सुबह उन्हें वापी निकलना था, लेकिन आग लगने से उठे जहरीले धुएं ने उनकी जान ले ली। मृतकों में कमल भाई दोषी, उनकी पत्नी देवलबेन बड़ा, बेटा देव और छोटा बेटा राज शामिल है। जानकारी के अनुसार देर रात ग्राउंड फ्लोर पर रखे सोफे में शॉर्ट सर्किट या किसी दूसरे कारण से आग लग गई। घर चारों तरफ से कांच से बंद था। ऐसे में जहरीला धुआं बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पड़ोसियों ने सुबह घर से धुआं उठता देखा तो फायर ब्रिगेड की सूचना दी, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। दोषी परिवार गोधरा के वर्धमान ज्वेलर्स के कारण काफी जाना पहचाना था। जिस घर से आज देव दोषी की सगाई के लिए निकलना था, उसी घर से चारों सदस्यों की अर्थियां उठी। स्थानीय लोगों ने इसे बेहद दर्दनाक बताया और कहा कि इतनी खुशी के मौके पर ऐसी त्रासदी ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। नेपाल में जेनजी का गुस्सा एक बार फिर देखने को मिला है। जेनजी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में एक बार फिर से जेनजी सड़कों पर उतर आया है। आपको बता दें कि सिमरा में जेनजी के प्रदर्शन से स्थिति गंभीर बताई गई। सूत्रों के मुताबिक सिमरा में भारी हंगामा देखने को मिला। जेनजी युवाओं और अपदस्थ। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। दुनिया की प्रमुख शक्तियों में से एक रूस जहां यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो रूस ने फिर से यूक्रेन में तबाही कैसे मचाई, आप भी देखिए। यूक्रेन में मंगलवार रात रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने भयावह तांडव मचाया। पश्चिमी यूक्रेन के टेर्नोपिल में 9 मंजिला 2 अपार्टमेंट ब्लॉक निशाना बने, जिसमें 16 लोग मारे गए और 66 लोग घायल हुए, जिनमें 16 बच्चे शामिल हैं। खार्किव में भी रूसी हमलों में 2 लड़कियों समेत 40 लोग घायल हुए। हमलों ने आवासीय भवन, स्कूल और एम्बुलेंस स्टेशन को क्षतिग्रस्त किया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने 476 ठिकानों पर डिकॉय ड्रोन और 48 मिसाइलों से हमला किया। इसी दौरान रूस ने बताया कि यूक्रेन ने 4 ATACMS मिसाइलें वोरोनिश पर दागी, सभी नष्ट कर दी गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यह आम नागरिक के खिलाफ बेशर्म हमला रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कमी दिखाता है। वे इस सप्ताह तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात कर रूस को कूटनीतिक रूप से अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। वियतनाम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है। प्राकृतिक आपदा में कई परिवार अपनों को खो चुके हैं। वियतनाम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सेंट्रल वियतनाम में इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण लगभग 52,000 घर पानी में डूब गए हैं और करीब 62,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया गया है। बीते 3 दिनों में कुछ क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। बिजली आपूर्ति बाधित है और लाखों लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें डूबे घरों की छतों पर फंसे लोगों को बचाने में लगी हुई है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से काफी उत्पादक जोन और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादन पर भी भारी असर पड़ा है। वियतनाम सरकार और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया है।
मिनट में एक खबर आपने देखी और अब आइए खबरों को विस्तार देते हैं और उस खबर की बात करते हैं जिसने देश को हिलाकर रख दिया। एयर शो चल रहा था आज दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय एयर शो के दौरान ही वो हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। दरअसल दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। वास्तव में यह घटना इसलिए और भी ज्यादा गंभीर बन गई क्योंकि इस क्रैश में पायलट ने दम तोड़ दिया, पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए तत्काल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करने का फैसला किया है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा सके। दरअसल तेजस विमान के साथ इस तरह की दुर्घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले साल 2024 में भी राजस्थान के जैसलमेर में तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ था। 24 सालों में 2 बार यह हादसा हुआ है। हालांकि इस दुर्घटना में पायलट समय रहते, पहली दुर्घटना जो जैसलमेर में हुई थी, समय रहते पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे, यानी वो एग्जिट कर गए थे। लेकिन दुबई की यह दुर्घटना भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी क्षति बनकर सामने आई है। तेजस विमान भारतीय वायुसेना के लिए आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तेजस भारतीय वायुसेना की शान क्यों कहा जाता है? उसके पीछे तेजस की खुद की अपनी वो क्षमता, वो क्वालिटी है जो इसे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों में सर्वोच्चता देती है। तेजस भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसका विकास 1983 में शुरू हुआ था और 42 साल की लंबी तकनीकी और परीक्षण यात्रा के बाद ये एक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये बताता है कि भारत अब अपने रक्षा सामरिक तंत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम उठा चुका है। वास्तव में तेजस भारतीय वायुसेना के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये पुराने MiG-21 विमानों को उनकी जगह लेता है। आपको याद होगा कि अभी MiG-21 की विदाई हुई थी और अब MiG-21 की जगह तेजस ने ली। दशकों से देश की सुरक्षा व्यवस्था का MiG-21 हिस्सा रहा, लेकिन तेजस के आने से यह प्रमाणित हुआ कि भारत अपने रक्षा विमान खुद विकसित करने की क्षमता रखता है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी तकनीक बना सकता है। तेजस संस्कृत से लिया गया एक नाम है जिसका अर्थ होता है उज्जवल या तेजोमय। इस लड़ाकू विमान की शुरुआत 1983 में इसलिए की गई थी क्योंकि भविष्य में भारत को अपने हल्के लड़ाकू विमानों के लिए किसी विदेशी तकनीक पर निर्भर न रहना पड़े। लाइट कॉम्बैट इसे एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इस परियोजना को खास तौर से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने विकसित किया। 1983 से 2001 के बीच इसकी डिजाइन पर लगातार काम हुआ। कई तकनीकी चुनौतियां सामने आई और कई बार इसमें सुधार भी किया गया। साल 2001 में तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी, फिर 2011 में इसे सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई। 2015 में यह भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हुआ। 2019 में इसे पूरी तरह युद्ध उपयोग के लिए तैयार घोषित किया गया। तकनीकी गुणों की बात की जाए तो तेजस डेल्टा विंग डिजाइन वाला विमान है जो इसे उच्च गति और अधिक ऊंचाई पर बेहतर नियंत्रण देता है। इसके लिए 45% हिस्से कंपोजिट सामग्री से बने हैं जिससे यह हल्का भी बनता है और टिकाऊ भी रहता है। तेजस को उड़ाने के लिए इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगाया गया है जिससे यह लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। ये 16,500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और करीब 3,000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर सकता है। इसके हथियारों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जमीन पर निशाना साधने वाले बम और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रक्षात्मक प्रणाली शामिल है। पायलट के हेलमेट से सीधे लक्ष्य पर निशाना साधने की सुविधा भी इसे और ज्यादा आधुनिक बना देती है। भारतीय वायुसेना में तेजस वर्तमान में 2 मुख्य स्क्वाड्रन में कार्यरत है। एक स्क्वाड्रन तमिलनाडु में तैनात है जो लड़ाकू भूमिका और गश्त दोनों करता है और दूसरा स्क्वाड्रन गुजरात में तैनात है जो सीमाई क्षेत्र में तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली भूमिका निभाता है। कई युद्धाभ्यासों में तेजस ने अपनी क्षमता भी सिद्ध की। उत्पादों की बात की जाए तो 2021 में तेजस MK-1A की कीमत लगभग 315 करोड़ रुपए थी जो 2025 में बढ़कर करीब 600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इसका निर्माण बेंगलुरु की 2 फैक्ट्रियां और नासिक की नई फैक्ट्री में किया जाता है। कुल मिलाकर हर साल लगभग 24 विमान तैयार किए जाते हैं।
तो तेजस की ये गुणवत्ता, ये क्वालिटी तेजस को सबसे अलग बनाती है। लेकिन आज जिस तरह से दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है कि आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से इस एयर शो में कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ी क्षति बनकर उभरा। और चलिए जनमत में अब आपको लिए चलते हैं बिहार की तरफ, जहां पर नई नवेली सरकार बनी। 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शपथ ली और अब आज की तारीख बहुत खास हो गई क्योंकि मंत्रिमंडल बन चुका था। अब किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी थी वो भी आज तय हो चुका है। नई बनी बिहार सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा औपचारिक रूप से कर दिया गया है। दरअसल कई दिनों से यह चर्चा थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा और सरकार ने सभी पोर्टफोलियो स्पष्ट कर दिए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, निगरानी विभाग और वो सभी विभाग होंगे जिन्हें किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। वास्तव में ये व्यवस्था बताती है कि प्रशासनिक नियंत्रण की प्रमुख कमान मुख्यमंत्री के पास ही रहेगी। अब बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को क्या मिला। तो इस बार सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे और गृह विभाग राज्य के कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली यह है कि अब तक गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, इस विभाग की जिम्मेदारी नीतीश कुमार संभाला करते थे, लेकिन इस बार ये विभाग संभालने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खाते में आई है। सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी मिलना राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की बात की जाए तो उन्हें भूमि एवं राजस्व विभाग दिया गया है और साथ ही उनके पास खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी भी होगी। भूमि प्रबंधन, खनन अधिकार और राजस्व से जुड़े मामले इस विभाग के अंतर्गत आते हैं और इस नियुक्ति से सरकार ने भूमि प्रशासन और खनन क्षेत्र में सुगठित कार्यप्रणाली की उम्मीद जताई है। इसके बाद राज्य मंत्री मंगल पांडे को 2 महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। उनमें स्वास्थ्य विभाग शामिल है जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सीय ढांचे और अस्पताल प्रबंधन का दायित्व संभालता है। इसके साथ ही उन्हें विधि विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है जो राज्य के कानूनी मामलों और विधिक प्रक्रियाओं की दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। वास्तव में मंत्रिमंडल में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति है राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की, जिनको उद्योग विभाग का दायित्व दिया गया है। उद्योग विभाग राज्य में निवेश को बढ़ावा देता है, औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार सृजन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इस प्रकार बिहार में विभागों का नया बंटवारा न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक संतुलन को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों तक सभी को उनकी भूमिका के अनुरूप जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और साथ ही साथ इस बंटवारे ने यह भी तय कर दिया है कि बीजेपी इस बार किस तरीके से इस पूरे बंटवारे में खास तौर से सम्राट चौधरी को लेकर बेहद खास प्रोजेक्शन दिखा रही है। अब दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से ले लेते हैं, जहां पहली बार अफ्रीकी धरती पर आयोजित हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। वास्तव में यह सम्मेलन इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि ग्लोबल साउथ की नेतृत्व भूमिका अब पहले से अधिक प्रमुख हो गई है और ऐसे समय में भारत की उपस्थिति वैश्विक चर्चाओं में निर्णायक प्रभाव डाल सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होने से पहले ही अपनी इस यात्रा की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि वो वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर भी लिखा कि यह सम्मेलन विशेष महत्व रखता है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन अफ्रीका में हो रहा है और यहां कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी केवल G20 शिखर सम्मेलन में ही नहीं बल्कि 6ठे IBSA यानी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस समूह को ग्लोबल साउथ के हितों की एक महत्वपूर्ण आवाज माना जाता है और इस मंच पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है।
वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक और अहम पहलू यह है कि जोहान्सबर्ग में मौजूद कई शीर्ष वैश्विक नेताओं से उनकी अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकातें होने की भी संभावना है। ये बैठकें वैश्विक साझेदारी, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक संबंधों के स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों को संबोधित करेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यह लगातार चौथा अवसर है जब G20 समूह का शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित हो रहा है। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील में इसकी अध्यक्षता की गई थी। G20 समूह की संरचना पर गौर करें तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं। और इतने व्यापक समूह के बीच भारत की आवाज की अहमियत लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका यात्रा केवल सम्मेलन तक सीमित नहीं, बल्कि बहुपक्षीय संवाद, सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर भी साबित होने वाली है। और आइए अब आपको नागालैंड की तरफ लिए चलते हैं। नागालैंड के फेक से एक गंभीर खबर सामने आई है, जहां NH29 सड़क परियोजनाओं में लगातार देरी हो रही है और इसी देरी को लेकर लापरवाही के खिलाफ स्थानीय संगठनों में भारी नाराजगी है। दरअसल चाकीसांग स्टूडेंट यूनियन यानी CSU ने इस परियोजना को संभाल रहे ठेकेदारों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। ये मांग उन्होंने सीधे नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को भेजे गए एक लिखित ज्ञापन के माध्यम से रखी। NH29 का पैकेज 2 हिस्सा चाखाबामा से किक्रूमा तक जाता है और ये मार्ग न केवल फेक जिले बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी लाइफलाइन यानी जीवन रेखा माना जाता है। चाकीसांग स्टूडेंट यूनियन का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य लगातार अव्यवस्थित है, धीमा है और उपेक्षित तरीके से चल रहा है, जिसमें आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। CSU ने इसे लेकर NHIDCL के कोहिमा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भेजे गए अपने पत्र में यह लिखा कि 14 नवंबर 2025 को हुई PMG की बैठक में जनता की समस्याओं को स्वीकार किया गया और इसके लिए यूनियन ने NHIDCL को धन्यवाद भी दिया। लेकिन इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि परियोजना में किसी भी प्रकार की तेजी नहीं देखी जा रही है। लेकिन लगभग 2 वर्षों के बाद भी कार्य बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। यूनियन ये कह रहा है कि यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि दूसरा टर्मिनेशन नोटिस जारी करना पड़ा है, जबकि पहला नोटिस 13 जून 2024 को जारी किया गया था। RTI रिपोर्ट का हवाला देते हुए CSU ने बताया कि आज की तारीख तक केवल 25.70 यानी लगभग 26% भौतिक प्रगति हुई है और लगभग 26% के ही वित्तीय प्रगति भी दर्ज की गई है, यानी खर्च भी वास्तविक काम से ज्यादा है। तो CSU ने NHIDCL से मांग की है कि ठेकेदारों को तुरंत हटाया जाए, परियोजना की प्रगति को वापस पटरी पर लाया जाए और जनता का भरोसा बहाल किया जाए। यूनियन का कहना है कि अब किसी भी प्रकार की बहानेबाजी या समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। और आइए अब खबर ले लेते हैं जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर से, जहां नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक स्थित नीरिया वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा आतंकी ठिकाना पकड़ लिया है। दरअसल ये वही इलाका है जहां पिछले कई दिनों से संदेहास्पद गतिविधियों की सूचनाएं सामने आ रही थी और वास्तव में सुरक्षा बलों ने जब इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो यहां एक छिपा हुआ आतंकी ठिकाना मिला, जिसके अंदर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 2 M सीरीज राइफलें मिली हैं। इसके साथ ही साथ 4 मैगजीन भी बरामद की गई है। इसी ठिकाने से 2 चीनी पिस्तलें भी मिली हैं, जिनके साथ 3 मैगजीन मौजूद थी। इसके अलावा 2 हैंड ग्रेनेड और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यानी साफ है कि यह ठिकाना लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा था।
वास्तव में इस तरह की बरामदगी ये संकेत देती है कि सीमा पार से आतंकियों की साजिशें अब भी सक्रिय हैं और नियंत्रण रेखा के आसपास हथियार छिपाकर उन्हें किसी भी घटना के लिए तैयार रखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने समय रहते इस ठिकाने का भंडाफोड़ कर एक संभावित बड़े खतरे को टाल दिया है। इस बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस आतंकी ठिकाने के पीछे कौन लोग थे, यह हथियार कहां से लाए जा रहे थे और इन्हें आगे किस प्रकार इस्तेमाल किया जाना था, इन सभी पहलुओं पर अब जांच आगे बढ़ रही है। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से सीमा क्षेत्र में बड़ा खतरा टल गया है और इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है। और ये तलाशी अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली के लालकोट धमाके के तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये बरामदगी, ये अभियान अपने आप में बेहद खास नजर आता है। तो जनमत के सफर को यहीं रोकते हैं, लेकिन आपको चलते चलते ये जरूर कहना चाहेंगे, हम हमेशा कहते हैं कि संगठन बहुत बड़ी शक्ति होती है और आज भी हम एक बार पुनः दोहराते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है। आतंकवाद से भी लड़ना है तो जिम्मेदारी केवल सरकार प्रशासन की नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी और आपकी भी हैं। आतंकवादी कहीं हमारे बीच तो नहीं छिपे, या आतंकवादी कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से ये सनातन के लिए खतरा हो सकते हैं, इन सब का विश्लेषण और आकलन समाज को भी करना होगा। विश्लेषण करिएगा जरूर। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।